मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी के लिए 360 डिग्री रिवीजन के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 13 क्वेश्चन तक जो सभी क्वेश्चन हैं वो लगभग 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम इन क्वेश्चनों की बात करें, बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं और अगर इनको हम हल कर लेते हैं तो आसानी से पास मार्किंग नंबर जो है वो आ जाते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे ही क्वेश्चन और पूरे सिलेबस में से, इस टॉपिक का नाम मैंने 360 डिग्री रिवीजन इसीलिए रखा कि पूरे जो 25 के 25 लेसन हैं अपन वहां तक पहुंचेंगे इस रिवीजन के अंतर्गत। इसकी 3-4 वीडियो क्लासें लगातार आपके सामने आएंगी। आज हम सबसे पहले रिवीजन के बारे में, पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए, कालिक अनुक्रम क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कालिक अनुक्रम के बारे में। देखो, इसमें पेपर के अंदर जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं वो थोड़े से टफ क्वेश्चन है, हालांकि पेपर में इससे इजी क्वेश्चन आएंगे। तो कालिक अनुक्रम के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। कालिक अनुक्रम क्या है। देखो, कालिक अनुक्रम में क्या चीज होती है, मानव समाज और पर्यावरण जो है, मानव समाज और पर्यावरण के बीच जो संबंध है, मानव समाज और पर्यावरण के बीच जो संबंध है वो संबंध स्थिर नहीं है। उन संबंधों में समय के अनुसार जो है वो परिवर्तन होता रहता है। उन संबंधों में जो परिवर्तन है उसका समय अनुसार निरंतर अध्ययन करना ही कालिक अनुक्रम कहलाता है। यानी मानव समाज और भौगोलिक वातावरण के बीच जो संबंध है उन संबंधों में परिवर्तन समय के अनुसार होता रहता है और उस परिवर्तन का अध्ययन समय अनुसार लगातार करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कालिक अनुक्रम कहते हैं। इसके बाद दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं तो वो है नवनियतिवाद के बारे में। नवनियतिवाद की अगर हम बात करें, नवनियतिवाद का विकास जो है वो 21वीं शताब्दी में हुआ। नवनियतिवाद को 21वीं शताब्दी में ग्रिफिथ टेलर ने विकसित किया और इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण दायित्व क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार मानव और पर्यावरण के बीच जो शक्तियां हैं उनके सामंजस्य की बात जो है इस नवनियतिवाद में कही गई है। तो आप क्या लिखेंगे कि 21वीं शताब्दी के अंदर विकसित अवधारणा जिसको ग्रिफिथ टेलर ने विकसित किया और इस अवधारणा में मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनमें तालमेल की बात कही है, उनमें सामंजस्य की बात कही गई है। तो ये आपकी नवनियतिवाद थी। दूसरा क्वेश्चन था ये। तीसरा क्वेश्चन है जनजाति से क्या तात्पर्य है। ऐसी जाति जिनकी संख्या पूरे विश्व में सामान्य से कम है और जो अपना जीवन जो है भौगोलिक वातावरण के समीप रहते हुए व्यतीत करते हैं, इस प्रकार की जातियां जो हैं वो जनजातियां कहलाती हैं। यानी जो प्रकृति से ज्यादा निकटता बनाए हुए हैं ऐसी जनजातियों को हम जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। इससे अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, चौथा क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है। देखो, हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी मकर रेखा, इसके बीच का जो ये भाग है ये उष्णकटिबंध कहलाता है। और इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जो घास के मैदान होते हैं उन मैदानों में निवास करने वाली जनजातियों के बारे में पूछा है। जैसे उष्णकटिबंधीय अगर घास के मैदानों की अपन बात करें तो लानोज है, ठीक है, पार्कलैंड है, इस प्रकार के घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान है जिन्हें अपन उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के नाम से जानते हैं। इन उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में निवास करने वाली जनजातियों के बारे में पूछा है तो जनजाति मसाई और बद्दू जो जनजाति है वो इस प्रकार के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। तो मसाई और बद्दू जनजाति आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद पूछा है कर्मक क्या है। देखो, अगर हम कर्मक बात करें, एस्किमो लोगों द्वारा बनाए जाने वाला मकान, अधिवास जो विशेष तौर पर लकड़ी एवं व्हेल मछली की हड्डियों से बना हुआ ये जो मकान होता है, एक तंबू नुमा मकान होता है जिसको एस्किमो लोग रहने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसे कर्मक कहा जाता है। यानी एस्किमो द्वारा निर्मित लकड़ी और व्हेल मछली की खाल से बने हुए अधिवास को क्या बोलते हैं, कर्मक बोलते हैं। इसके बाद अगला छठा जो क्वेश्चन है वो है गोल गाधेड़ो प्रथा। गोल गाधेड़ो प्रथा क्या है, गोल गाधेड़ो। देखो, इसके संबंध में अपन बात करें, एक गोल गाधेड़ो जो प्रथा है जिसके अंदर क्या होता है, भील जनजाति के लोगों द्वारा वीरता पूर्वक कार्य करते हुए या वीरता का परिचय देते हुए अपने लिए वधु का या वर का
चयन करना ही गोल गादेड़ो प्रथा कहलाती है। यानी भील पुरुषों द्वारा सूरवीरता का परिचय देकर वर या वधु चुनने का जो अधिकार है उसे अपन गोल गादेड़ो प्रथा के नाम से जानते हैं। इससे अगले प्रश्न के बारे में बात करें, सातवां प्रश्न है कबाड़ी प्रथा से क्या तात्पर्य है। जब किसी भी व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण को उस व्यक्ति द्वारा नहीं चुकाए जाने की स्थिति में उसकी आने वाली पीढ़ियों को उस ऋण को चुकाने के लिए किसी भी उस ऋणदाता के यहाँ गुलाम बनकर जीवन व्यतीत करने वाली जो प्रथा है, ये प्रथा जो है वो कबाड़ी प्रथा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद 8वें क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं, यूरोपीय जनसमूह कहां सर्वाधिक सघन बसा हुआ है। देखो मैंने आपको महामानव समूह के बारे में बताया था और मैंने आपको 4 महामानव समूह बताए थे। यूरोपियन महामानव समूह, उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह, एशियाई महामानव समूह और अफ्रीकन महामानव समूह। तो यहां आपसे पूछा है सबसे पहले यूरोपीय जन समूह के बारे में अपन बात करेंगे। तो यूरोपीय जन समूह की अगर हम बात करें तो यूरोपीय जन समूह जो है वो 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है यूरोपियन महामानव समूह है स्थित है। लेकिन इसमें पूछा गया है सर्वाधिक सघन कहां बसा हुआ है। तो अगर हम इस अक्षांश की बात करें तो इसमें 45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है यूरोपीय महामानव समूह सर्वाधिक बसा हुआ है। वैसे यूरोपीय महामानव समूह 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, लेकिन इसमें पूछा है सर्वाधिक सघन कहां बसा हुआ है, 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। अपन अलग और जो महामानव समूह उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर एशियाई महामानव समूह की बात करें तो 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बसा हुआ है और इस महामानव समूह में ज्यादातर देश जो हैं वो विकासशील देश हैं। इसमें बात करें अपन विशेष रूप से जापान की, तो जापान जो है एक विकसित राष्ट्र है जो इस समूह के अंदर स्थित है। तो 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच एशियाई महामानव समूह है। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह की, तो उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह जो है वो 30 डिग्री से लेकर और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। लेकिन अपन मानचित्र के अकॉर्डिंग अगर देखें यूएसए को तो 30 डिग्री से लेकर और 45 डिग्री ये क्षेत्र है विशेष रूप से। लेकिन इसमें भी जो 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के पूर्व में यानी इस क्षेत्र में इस महामानव समूह की 80% जनसंख्या निवास करती है। यानी 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच उत्तरी अमेरिका महामानव समूह जो है वो स्थित है। तो मैंने आपको तीनों चारों महामानव समूह बता दिए हैं। इनमें विशेष रूप से यहां से बारीकी से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसके बाद अपन बात करते हैं गणितीय घनत्व। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या जो है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या का घनत्व कहलाती है। इस घनत्व में गणितीय घनत्व के बारे में पूछा है। अगर हम गणितीय घनत्व की बात करें तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल जो है ये जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने का गणितीय सूत्र है। उसके बाद हम बात करते हैं कालिक घनत्व की। अगर हम कालिक घनत्व की बात करें तो कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य क्षेत्र, कृषि योग्य क्षेत्र, कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य क्षेत्र, यानी कितने प्रतिशत लोग जो हैं किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो इससे हमें कृषि घनत्व के बारे में पता लगेगा। इससे अपन कार्य घनत्व के नाम से जानेंगे कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य क्षेत्रफल। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 11वां क्वेश्चन है ये, विश्व में सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां मिलता है। अगर हम सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 7,729 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और ये जनसंख्या घनत्व जो है वो है सिंगापुर का। अगर हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व में ऑस्ट्रेलिया विशेष रूप से और मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। अगर मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो यहाँ एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में
निवास करते हैं, यानी प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व देखने के लिए मिलता है। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर 7,729 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया में 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राय जनविहीन क्षेत्र कौन से हैं? जनविहीन क्षेत्र का मतलब जहां जनसंख्या लगभग ना के बराबर निवास करती है, जहां एक व्यक्ति से भी कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जहां मिलते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को जो है अपन जन विहीन प्रदेश कहते हैं। तो ऐसे प्रदेशों में कौन से क्षेत्र आएंगे? ऐसे प्रदेशों में उच्च पर्वतीय क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, महाद्वीपों के आंतरिक भाग और शुष्क मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं, वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें जनसंख्या बिल्कुल कम निवास करती है, और ऐसे क्षेत्र जो है प्राय जन विहीन प्रदेशों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं। देखो, अगर हम जनसंख्या की आयु संरचना के बारे में बात करते हैं, आयु संरचना की अगर हम बात करें तो ये आयु संरचना में 0 से और 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक, ये 3 श्रेणियां होती हैं। अगर हम इस जनसंख्या की बात करें जो 0 से 14 वर्ष के बीच है, हम 65 वर्ष से अधिक जनसंख्या की बात करें, ये दोनों जनसंख्या के जो भाग हैं, इनका उत्पादन क्रियाओं में कोई सहयोग नहीं होता, यानी ये लोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर भार होते हैं। इनका किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में इनका कोई भी सहयोग नहीं होता। 0 से 14 वर्ष के जो बीच आने वाले और 65 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं, उनके द्वारा उत्पादन क्रियाओं में सहयोग नहीं होने के कारण ये जनसंख्या उत्पादन क्रियाओं में अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करती, अर्थात ये आश्रित लोग हैं, और इस जनसंख्या को हम आश्रित जनसंख्या की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। अब हम बात करते हैं 15 से और 64 वर्ष के आयु के बीच, ये लोग जो हैं वो उत्पादन क्रियाओं में सहयोग करते हैं, धन उपार्जन करना और आर्थिक उपयोगिता या औद्योगिक क्षेत्रों में या अन्य सेवा क्षेत्र में ये कार्य करके और उत्पादन क्रियाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं, और इस जनसंख्या को हम श्रमजीवी या कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन दोनों में से आने की पूरी संभावना रहती है। आश्रित जनसंख्या 0 से 14 वर्ष और 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग जो उत्पादन क्रियाओं में सहयोग नहीं करते हैं, आश्रित जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं, और 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच जो उत्पादन क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। इससे आगे की क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।